हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इसमें मैं आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जिन जिन लोगों ने सीबीटी 1 क्लियर कर लिया है तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। तो आज हम जो है सीबीटी 2 की स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। हमारे पास लास्ट 14 डेज़ रिमेनिंग है अभी भी, तो हम इसमें अगर कुछ अच्छा कर सकें तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूँगा एक एक सब्जेक्ट करके। जैसे आपको पता ही होगा कि सीबीटी 2 का जो बाइफरकेशन है वो 3 उसमें है। पहले जनरल नॉलेज है, फिर रीजनिंग है, फिर मैथ्स है। तो सबसे पहले मैं जनरल नॉलेज की स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। तो आज जो मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें मैं आपको थॉरोली बताऊँगा कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक एनटीपीसी में, और आगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें शुरू से एंड तक, ताकि आपको क्लैरिटी मिले आपके नेक्स्ट अपकमिंग सीबीटी 2 पेपर के लिए। स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज की। तो इसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज वेटेज बताने वाला हूँ जनरल नॉलेज का। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ग्रेजुएट लेवल का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम था सीबीटी 1, उसमें 47 शिफ्ट्स हुई थी और अंडर ग्रेजुएट लेवल में 57 शिफ्ट्स हुई थी। तो आपको मैं दोनों एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सीबीटी 1 में पर शिफ्ट, वो मैं आपको एक बार बताने वाला हूँ इसमें। तो वो देख लीजिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सीबीटी 2 में हमारे पास कहाँ से किन किन सब्जेक्ट से हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कितने मिलेंगे। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हिस्ट्री में जो है वो 286 टोटल क्वेश्चन ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए थे, 324 अंडर ग्रेजुएट लेवल में। तो 6 क्वेश्चन पर शिफ्ट थे, यहाँ पे 5.7 क्वेश्चन पर शिफ्ट। तो मतलब 6 से 5 क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए हैं। पॉलिटी में हमारे पास यहाँ पे 5.1 क्वेश्चंस, यहाँ पे 5.3। तो मेजर पोर्शन जो है वो हमारा हिस्ट्री पॉलिटी में ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस, 10 to 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे पास। ज्योग्राफी में हमारे पास 4.3 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, और यहाँ पे हमारे पास 4.4। इकोनॉमिक्स में हमारे पास 4.2 एंड 2.8। तो लगभग हमारे पास 3 to 4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट आए हैं। यहाँ पे आप जनरल साइंस की बात कर लेते हैं तो 3 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, और यहाँ पे 3.4 क्वेश्चंस। और यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी का सेम वेटेज रहा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो का स्लाइटली ऊपर रहा है थोड़ा सा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टैटिक जीके में हमारे पास मेनली जो क्वेश्चन आए ज़्यादातर वो आर्ट एंड कल्चर से आए। ठीक है, मतलब 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट आए इसमें ग्रेजुएट लेवल में, और यहाँ पे टोटल हमारे पास 47 क्वेश्चन आए 57 शिफ्ट में। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट स्कीम में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए। ठीक है, यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट, और यहाँ पे हमारे पास 75 क्वेश्चन आए 57 शिफ्ट्स में। तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए। अवार्ड एंड ऑनर्स में 9 क्वेश्चन टोटल आए, जो कि बहुत कम है। बुक्स एंड ऑथर्स में भी 8 क्वेश्चन है, यानी कि बहुत कम क्वेश्चंस इन जो है टॉपिक्स में से आए हमारे पास। सेंसस में से 12 क्वेश्चंस आए हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास देख लिए अंडर ग्रेजुएट लेवल में 2 क्वेश्चन म्यूज़िक से, 14 क्वेश्चंस डांस से। तो म्यूज़िक से 2 क्वेश्चन है हमारे पास, डांस से 14 क्वेश्चन है। पूरे टोटल 57 शिफ्ट्स के क्वेश्चन हैं ही मैं। ठीक है, तो जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है वहाँ पे मैंने डायरेक्टली क्वेश्चंस लिख दिए हैं। फेस्टिवल से 3 क्वेश्चन, टेम्पल से 7 क्वेश्चंस, स्पोर्ट्स से 31 क्वेश्चंस, अवार्ड एंड ऑनर से 7 क्वेश्चंस, तो और बुक एंड ऑथर से 12 क्वेश्चन। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमारे आर्ट एंड कल्चर और गवर्नमेंट स्कीम्स से पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम करंट अफेयर्स पे चलते हैं। तो करंट अफेयर्स पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पे 402 जो कि 8.5 क्वेश्चंस पर शिफ्ट बनता है, और यहाँ पे 701 जो कि 12.3 क्वेश्चंस पर शिफ्ट बनता है। तो करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना है हमें, वो मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को कवर करना है।
कंप्यूटर में आपको 235 क्वेश्चंस पूछे गए जो कि 5 क्वेश्चंस पर शिफ्ट होते हैं, और यहाँ पे 113 क्वेश्चंस जो कि 2 क्वेश्चंस पर शिफ्ट। तो ऑन एन एवरेज 2 से 3-4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें, ठीक है, कंप्यूटर में भी। तो ये जो है शिफ्ट वाइज वेटेज मैंने बता दिया आपको। तो शिफ्ट वाइज वेटेज जो है CBT1 दोनों का, ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट लेवल का। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस चैप्टर से या किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का। तो इसमें चैप्टर वाइज वेटेज किस तरीके से है, तो यहाँ पे मेनली मैथमेटिक्स हमारे पास 2 पार्ट्स में होती है, अर्थमेटिक और एडवांस में, ठीक है। तो अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, मेनली 60% जो है वो अर्थमेटिक का पोर्शन होगा और 40% एडवांस का पोर्शन होगा। तो इसमें कुछ मैंने वेटेज लिख रखा है दोनों पेपर का, यानी कि ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का। तो इसमें हमारे पास परसेंटेज में से 2.3 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, और यहाँ पे हमारे पास 2.2 क्वेश्चन पर शिफ्ट। तो यहाँ पे जो इलेक्शन के क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने परसेंटेज में इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है ना, अलग से मैंने उसको जो है नहीं लिखा है। और यहाँ पे हमारे पास रेशियो के 2 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, 1.5 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एवरेज में भी हमारे पास 1.9, 1.4, तो लगभग 1 से 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारे पास 1.8, 1.9, अगेन 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पार्टनरशिप में हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल में तो कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, मगर अंडर ग्रेजुएट लेवल में 1.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट जो है हमें देखने को मिला, यानी कि 1 क्वेश्चन, किसी में 2 क्वेश्चन, इस तरीके से। पाइप एंड सिस्टम में हमारे पास 1.3, 0.8, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम एंड वर्क में भी हमारे पास 0.8 to 1.1, यानी कि इन दोनों का वेटेज थोड़ा कम रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस में 1.5 से 2 क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में टाइम स्पीड डिस्टेंस से पूछे गए हैं हमारे पास। उसी तरीके से SI एंड CI दोनों को कंबाइंड कर लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन, लगभग 1.9, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट पूछे गए, और इसमें ऐसा है कि 50-50% रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे इसमें 90 में से 47 SI के, 43 कंपाउंड इंटरेस्ट के, तो 1-1 क्वेश्चन दोनों में पूछा गया है। डिस्काउंट में हमारे पास 1.4 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, और यहाँ पे 2.1 क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन डिस्काउंट के भी हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास 1.7 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, और यहाँ 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट। तो सिंप्लीफिकेशन का भी वेटेज काफ़ी रहा है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से एडवांस का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। नंबर सिस्टम में हमारे पास 0.7, 2.8, लगभग 1 to 2 क्वेश्चंस अगेन, ठीक है। उसके बाद LCM 0.9, 1.6, लगभग 1 क्वेश्चन। अलजेब्रा में हमारे पास 2.5 से 0.5, तो यहाँ पे अलजेब्रा में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 0.5 ही रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना होगा। ट्रिग्नोमेट्री में 0.74 से 0.9%, 0.9 क्वेश्चंस पर शिफ्ट। ज्योमेट्री में हमारे पास 2.4 से 1.6, मतलब 2 से 1 या 2 क्वेश्चंस ज्योमेट्री में भी हमारे पास है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 1.9 क्वेश्चन पर शिफ्ट ग्रेजुएट लेवल में, और यहाँ पे टोटल 22 क्वेश्चंस थे, ठीक है, 57 शिफ्ट्स में, ठीक है। तो मेंसुरेशन में हमारे पास 1.6 क्वेश्चंस पर शिफ्ट, और यहाँ 1.4, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे भी हमारे पास देखने को मिले हैं। अब हमारे पास आ जाता है लीनियर इक्वेशन, जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए थे कुछ, ठीक है। उसमें हमारे पास 0.41, यानी कि 21 क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल में, और 14 क्वेश्चन अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए हैं, जो कि मतलब किसी शिफ्ट में 1 पूछा गया है, किसी में नहीं पूछा गया, इस तरीके से रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 क्वेश्चन है टोटल 47 शिफ्ट्स में से। फ्रैक्शन में 12 क्वेश्चन है। हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे पास 13 क्वेश्चन है टोटल, मगर ये जो हमारे पास डैश है ना, यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल में ये सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। रेस और एज में हमारे पास 3 और 29 क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमने वेटेज देख लिया है, किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं हमारे पास मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में भी और एडवांस में भी। तो मैथ की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के बाद अब हम आ जाते हैं रीजनिंग की स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। तो अभी स्ट्रेटेजी तो नहीं, मैंने वेटेज आपको डिस्कस किया है आपके साथ, मैं स्ट्रेटेजी भी अभी इसके बाद अभी मैं रीजनिंग का बता दूं किस तरीके से बाइफर्केशन वेटेज रहा है। उसके बाद मैं तीनों की स्ट्रेटेजी आपको बता दूंगा, कंप्लीट स्ट्रेटेजी, कि आपको इन जो रिमेनिंग डेज है इनमें क्या करना है। तो रीजनिंग पे चलते हैं। सबसे पहले कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इसमें से आपको सबसे पहले आपको ये करने हैं और इन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना।
तो सीरीज़, सबसे पहले सीरीज़ के जो क्वेश्चन होते हैं, अल्फ़ाबेटिकल हो, न्यूमेरिकल हो, किसी भी तरीके की सीरीज़ है, उस पर ध्यान देना है। यानी कि आपको 5.6 और इसमें 5.4 लगभग 5 क्वेश्चन जो है ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल हर शिफ्ट में पूछे गए हैं सीरीज़ के। कोडिंग डिकोडिंग में हमारे पास 3.6 और इधर 3 क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑड वन आउट में 2 क्वेश्चंस, और अंडर ग्रेजुएट लेवल में मुझे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला ऑड वन आउट में से। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में हमारे पास पज़ल टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी देखने को मिले हैं। तो इसमें 2.9 क्वेश्चन, यहाँ 3.5 क्वेश्चन, तो लगभग 3 क्वेश्चन आपको पज़ल से, यानी कि अरेंजमेंट वाला जो पज़ल होता है उसमें से देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेट ऑर्डर के क्वेश्चंस जो है हमारे पास ग्रेजुएट लेवल में तो नहीं थे, मगर अंडर ग्रेजुएट लेवल में 5.6 क्वेश्चन पर शिफ्ट हमारे देखने को मिले हैं। उसी तरीके से सिलॉजिज्म के 0.8 क्वेश्चंस पर शिफ्ट और यहाँ 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट। और हमारे पास डायरेक्शन के 2.1 एंड 2.7 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चन हमारे पास डायरेक्शन के भी देखने को मिले हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, तो वो ग्रेजुएट लेवल में तो नहीं था, मगर अंडर ग्रेजुएट लेवल में 2.5 क्वेश्चन पर शिफ्ट देखने को मिला हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ब्लड रिलेशन में 1-1 क्वेश्चन दोनों में हमारे पास पर शिफ्ट में देखने को मिला। तो ये जो हमारे पास चैप्टर्स हैं, ये मेन चैप्टर्स हैं, ठीक है। बाकी जो बच्चे चैप्टर हैं, एनालॉजी है, ठीक है, और दूसरे जैसे हमारे पास होते हैं चैप्टर्स एनालॉजी वाले, या हमारे पास और नंबर एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी, तो बाकी और जैसे चैप्टर्स होते हैं हमारे पास, जैसे एनालॉजी है, और हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग है, और मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। तो इसमें से भी सवाल पूछे गए हैं, मगर जो मेन ज़्यादा सवाल जो पूछे गए हैं, वेटेज जो ज़्यादा है वो इन चैप्टर्स का है। तो इनको आपको अच्छे से देख के जाना है। आप सिंपली इसका क्या करिए, आप एक रोज़ मॉक लगाना है आपको, सेक्शनल मॉक, और आपको फिर जो है उसको एनालिसिस करना है उसका। फिर देखना है आपको जहाँ पे भी आपका वीक पॉइंट है, आपको उस चैप्टर को पढ़ जाना है। मान लीजिए इसमें मेनली जो होता है वो सीरीज़, अगर अच्छे सवाल सीरीज़ के आ जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। तो अभी तक हमने जो है ये देख लिया है कि वेटेज क्या रहा है किस सब्जेक्ट का, किन चैप्टर्स का। तो इतना हमें पता चल गया कि किन चैप्टर्स से कितने सवाल पूछे जाने वाले हैं CBT 2 एग्ज़ाम में। तो अब हम जो हैं तीनों सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है लास्ट टाइम पे, और हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री और GK उठा लेता हूँ। तो GK में भी मैं सबसे पहले हिस्ट्री को देख लेता हूँ, बता देता हूँ आपको कि कितना जो है आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री में भी अगर हम बाइफरकेट करें तो एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, उसमें भी हमारे पास जो हिस्ट्री में सवाल पूछे गए उसमें भी 50% जो क्वेश्चंस हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए हैं। यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रहा है। और उसमें भी हमारे पास किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये आपके सामने है। सबसे ज़्यादा बैटल्स, रिवोल्ट्स एंड अपराइजिंग्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड इट्स सेशंस, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, गवर्नमेंट एक्ट्स और गांधीयन एरा। तो इन सब से हमारे पास क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हर टॉपिक पे मैं आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बना के देने वाला हूँ। और जैसे मान लीजिए बैटल्स हुई हमारे पास, तो एक वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जो जो बैटल्स पूछी गई हैं और जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको सब लिखवा दूंगा, ठीक है ना। और उसकी PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे अपने, ठीक है। और उसका जो है मैं आपको उसको याद करवा दूंगा, यानी बैटल्स को, जो जो बैटल्स इंपॉर्टेंट हैं आने वाली हैं वो आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही रिवोल्ट एंड अपराइजिंग होगा, कौन कौन से रिवोल्ट्स हुए, कहाँ कहाँ हुए इंडिया में, ठीक है ना, और कब कब हुए। यानी कि हमें प्लेस, डेट याद रखनी है कि, और उनके लीडर्स कौन कौन हुए। तो ये 3 चीज़ हमें याद रखनी है इसमें, लीडर्स, डेट और प्लेसेस। उसके बाद INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमें देखना है, और उसके सेशंस के बारे में कि ये सेशन कहाँ हुआ, कौन सी डेट में हुआ, और लीडर कौन था, ठीक है। इसी तरीके से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जितनी भी हुई, मतलब उसमें लीडर कौन था, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। गवर्नमेंट एक्ट्स, जितने भी एक्ट आए, काउंसिल एक्ट आए,
गवर्नर जनरल के, इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी एक्ट्स आए और उनके क्या क्या प्रोविजंस थे मेन जो कि क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो मैं सब आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद गांधीयन एरा, तो गांधीयन एरा से भी काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। तो एक वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें, 1 या 2 वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ करा दूंगा अच्छे से, ताकि आप पूरे तरीके से तैयार हो जाएं CBT 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है एंशिएंट हिस्ट्री, तो एंशिएंट हिस्ट्री में से भी हमारे पास कुछ सवाल पूछे गए, जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में से सवाल काफ़ी पूछे गए, गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड से भी सवाल पूछे गए, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में से जैसे पूछ लिया कि ये चीज़ कहाँ पाई गई है, ठीक है, डॉकयार्ड कहाँ पाया गया है, किस तरह, तो जो चीज़ें हैं और कहाँ कहाँ पाई गई हैं, किन किन इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स पे पाई गई हैं, वो सब आपसे पूछी गई हैं इसमें, ठीक है। और गुप्ता पीरियड में भी हमसे पूछा गया है, ठीक है, किंग और उनके लीडरशिप के बारे में पूछा गया है, ठीक है। और ये पूछा गया है जैसे कि उस टाइम पे जो ब्राह्मण को लैंड दी जाती थी उसको क्या बोलते थे, या उस टाइम पे जो पुलिस होती थी उसको क्या बोलते थे। तो इस तरीके से जो सवाल हैं वो इसमें बने हैं, ठीक है। इसी तरीके से मौर्यन डायनेस्टी में भी हमारे पास अशोका से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है ना, स्पेसिफिकली अशोका से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको ये मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री को तो अच्छे से करके जाना है, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री को तो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि 50% हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। बाकी जो है 30 to 35 40% क्वेश्चन जो है वो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री से बन रहे हैं। बाकी मिडीवल हिस्ट्री के तो बहुत कम क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है ना, मेनली 10-12% क्वेश्चंस जो है वो मिडीवल हिस्ट्री से बने, ठीक है। और उसमें भी आपको जो है मिडीवल हिस्ट्री को इतना ज़्यादा बार बार नहीं पढ़ना, ठीक है ना, एक बार रिवाइज़ करके उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। उसके बाद हम जो है पॉलिटी पे आते हैं। तो हिस्ट्री के बाद पॉलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा पूछी गई है, ऑलमोस्ट दोनों से सिमिलर, यानी कि अगर 6 क्वेश्चन उसमें है तो 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसमें भी पूछे गए हैं। और इसमें जो टॉपिक्स हैं हमारे पास वो मेन टॉपिक्स क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो इसमें भी हम आपको जो है एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें मैं आपको फंडामेंटल राइट्स याद करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद DPSP, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रेसिडेंट एंड, अच्छा DPSP में हमारे पास इसमें ऐड कर लिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो 51 आर्टिकल तक हमारे पास DPSP और 51A जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछी भी गई हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट, उसको भी आपको देखना है। मैं आपको एक एक इस पे वीडियोस बना के दे दूँगा, ठीक है, और आपको सारी चीज़ें रिवाइज़ करा दूँगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। और आपको फिर मॉक देने का भी टाइम मिल जाएगा लास्ट के 2-3 दिन। मॉक तो आपको अभी भी देने हैं, डेली बेसिस पे आपको एक फुल लेंथ मॉक देना है, और बाकी एक सेक्शनल मैथ का देना है और एक सेक्शनल रीजनिंग का भी देना है, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, और लास्ट में इमरजेंसी का एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी देख जाना है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री पॉलिटी का ये हो गया। तो अब चलते हैं हम इकोनॉमिक्स की तरफ। तो इकोनॉमिक्स से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसमें भी हमारे पास कुछ मेन टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे सबसे पहले नेशनल इनकम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद बजट एंड टैक्सेशन, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके बाद मनी एंड बैंकिंग, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, और लास्ट में ये स्टैटिक पोर्शन 5 ईयर प्लान। तो इससे भी सवाल पूछे गए हैं 5 ईयर प्लान से भी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको करने हैं, ठीक है। और इस पर भी मैं आपको छोटी छोटी वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं, ठीक है, 10 to 15 to 20 मिनट्स की आपको बना के दे दूँगा, ताकि आपका रिवीज़न अच्छे से हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम ज्योग्राफ़ी के देख लेते हैं। ज्योग्राफ़ी पे हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो ज्योग्राफ़ी भी काफ़ी वास्ट सिलेबस हो जाता है इसका। तो इसमें आपको जो है मेनली क्या करना है, डैम्स एंड वाटरफॉल्स। तो ये स्टैटिक पोर्शन है आपका, इसको करना है। डैम्स एंड वाटरफॉल, जितने भी डैम्स हैं, कौन कौन सी रिवर पे वो सिचुएटेड है, ठीक है। वाटरफॉल हैं कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी रिवर से वो रिलेटेड हैं, और वाटरफॉल आपको वर्ल्ड वाले भी देखने हैं, इंडिया के तो देखने वर्ल्ड वाले भी देखने हैं, ठीक है। इसी तरीके से डैम्स भी, मगर मेन फोकस आपको इंडिया पे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम है।
ड्रेनेज सिस्टम आपको मेनली इंडिया का ही पढ़ना है, और कुछ जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं वो आपको वर्ल्ड की भी देखनी होंगी, ठीक है। तो इसमें इंडिया में तो मेजरली हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स आ जाती हैं, तो ये आप हमें करना है, ठीक है ना, वीडियोज़ में। उसके बाद फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, ठीक है। उसके बाद मिनरल्स, सॉइल्स एंड एग्रीकल्चर, इसमें से भी सवाल बन रहे हैं काफ़ी, ठीक है। हिमालयास में से, ठीक है। उसके बाद इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में, ठीक है, कितनी किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करती है, या इनकी नेबरिंग कंट्रीज़ के कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन है, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास विंड्स, साइक्लोन एंड ओशियनिक करंट्स, ठीक है। विंड्स और साइक्लोन के बारे में पढ़ना है, और ओशियनिक करंट्स के बारे में पढ़ना है कि कोल्ड करंट कौन कौन से होते हैं, हॉट करंट कौन कौन से होते हैं, सॉरी वार्म करंट। तो करंट्स दो तरीके से होते हैं, कोल्ड और हॉट, सॉरी वार्म। तो ये आपको पढ़ने हैं, ये डायरेक्टली सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो आपको रटने पड़ेंगे ओशियनिक करंट्स, ठीक है। तो इसकी भी मैं ट्रिक्स बता दूंगा आपको कैसे रटना है। उसके बाद लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अर्थ का इंटीरियर पार्ट, तो ये आ गया। और लास्ट में हमारे पास सोलर सिस्टम। तो इतना आपको जो है ज्योग्राफी में करके जाना है, ठीक है। और जल्दी जल्दी हम वीडियोज़ में इसको कवर कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में हम देख लेंगे कि किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है, क्योंकि करंट अफेयर जो है वो एक चैलेंजिंग वर्क है हमारे लिए करना, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ एसएससी की और एनटीपीसी की। और अभी तो मैं गवर्नमेंट में ही काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। मगर मुझे एसएससी का एग्ज़ाम देना है और एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो एक मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी है इस फील्ड में, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको करंट अफेयर किस तरीके से करना है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स का कुछ ऐसा है कि आपको जो है ज़्यादा इतना करंट अफेयर के पीछे नहीं भागना। आपको क्या करना है कि 1 ईयर का करंट अफेयर आपके लिए इनफ है। 1 ईयर करंट अफेयर इनफ, यानी कि आपको इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 साल का करंट अफेयर आप उठाइए, वीडियोज़ उठाइए या मैगज़ीन उठाइए, या स्पीडी की एक मैगज़ीन आती है मेनली, तो वो मैं आपको प्रेफर करूँगा, आपको उससे ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा कि स्टेटमेंट क्वेश्चन भरे पड़े हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। तो 1 लाइनर मेनली वहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं, तो आप उनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी से गो थ्रू करना है आपको, ठीक है। एक ऐसा नहीं कि आपको एक टॉपिक लेके बैठ गए तो आपको पूरे दिन उसी को कर रहे हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स लेके बैठ गए, या डेट्स लेके बैठ गए तो उसको ही कर रहे हैं, स्पोर्ट्स लेके बैठ गए तो उसको ही कर रहे हैं। आपको जल्दी से गो थ्रू करना है, ठीक है, और उसको फिर दोबारा रिवाइज़ करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ कर लेना है आपको, ठीक है ना, इन कुछ दिनों में। तो 1 साल का आपको करंट अफेयर पढ़ के जाना है, ठीक है। बाकी एग्ज़ाम में तो वो 2 साल पुराना भी, 3 साल पुराना भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इतना तो कोई भी पढ़ के नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग 1 साल का ही पढ़ के जाते हैं, 6 मंथ का। तो आपको क्या करना है, ये 1 साल का पढ़ के जाना और अच्छे से पढ़ के जाना है इसमें, ठीक है ना। जितने भी टॉपिक्स आते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड होते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं, और अवार्ड एंड ऑनर्स होते हैं, ठीक है, और स्पेस मिशंस होते हैं हमारे, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होते हैं। मेनली साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी के टाइम में, तो उसको अच्छे से देखना है, ठीक है। ऑबिचुअरीज़ होती हैं हमारे, वो सब देखना होता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपको करंट अफेयर में करके जाना है। तो सिर्फ 1 ईयर का, यानी कि 1 ईयर मतलब आपको 2024 जुलाई से लेके 2025 अगस्त तक, चाहे तो आप सितंबर का भी कर लें, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के बीच का आपको करंट अफेयर्स करके जाना है अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं मैथमेटिक्स पे। तो जहाँ तक बात रही मैथमेटिक्स की, तो इसमें हमें क्या करना है, टीसीएस बेस्ड जितने भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना, पिछले 2 साल में, 3 साल में, चाहे वो एसएससी में हो या रेलवे में हो, तो वो आपको करके जाने, और वो मैं आपको करा दूँगा, ठीक है ना। हर चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको जो है अपने वीडियो के माध्यम से आपको मैं सारे करा दूँगा, ठीक है। उससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि चैलेंजिंग काम क्या होता है, वहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है ना, एक्यूरेसी के साथ। इजी क्वेश्चंस तो हर कोई बना लेता है, ठीक है। तो आपको उन अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि अगर आपके सामने वो क्वेश्चंस दोबारा से आएँ तो आप जो है उसे देख के घबराएं नहीं। तो वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, और वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूँगा हर चैप्टर के, ठीक है ना। तो हमारे पास 10-12 दिन हैं अभी, तो हर चैप्टर के रोज़ रोज़ मैं आपको
वो क्वेश्चंस करा दूँगा, ठीक है। और बाकी आपको जो मैथमेटिक्स में एक चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपको कैलकुलेशन स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि वहाँ पे जो है 35 क्वेश्चंस होंगे मैथ के और 35 रीजनिंग के होंगे, 50 जीके के होंगे। तो आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स की जो है को जल्दी करना पड़ेगा एक गो में, ताकि आप दोबारा गो में जितने भी बचे हुए क्वेश्चन हो, हार्ड क्वेश्चन हो, मुश्किल क्वेश्चन हो, वो आप इजीली कर सकें। तो आपको रोज़ के बेसिस पे कैलकुलेशन करनी है, डेली बेसिस पे, ठीक है। और आपको रोज़ सेक्शनल मॉक देने हैं, मैथमेटिक्स के भी और रीजनिंग के भी, और फिर उनको एनालिसिस करना है अच्छे से, ठीक है ना। तो ये काम आप अगर मैथमेटिक्स में कर लेंगे, बाकी मैं आपको चैप्टर वाइज डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन कराई दूँगा, ठीक है। तो आपका जो है ये समझ लिए मैथमेटिक्स और रीजनिंग में तो अच्छा हो ही जाएगा, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको जो है ये मैंने कुछ क्वेश्चंस बताएं, ये चैप्टर्स बताएं, आपको ये अच्छे से करने हैं। और इसमें तो आपको सिर्फ सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें सेक्शनल मॉक लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है, और ब्लड रिलेशन की। तो जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे, आप मान लीजिए 50-50 क्वेश्चन रोज़ लगा लें, सीरीज़ के, कोडिंग के, ऑड वन आउट के। 50 नहीं लगा सकते तो 30-30 क्वेश्चंस लगा लीजिए डेली बेसिस पे, वो आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। बस आपको फिर एग्ज़ाम देने जाना है, आप खुद रिज़ल्ट देख लेंगे उसमें, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं एंड होता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, तब ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।